नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको तो पता ही है कि भारत में शासन 3 स्तरों पर काम करता है: स्थानीय, राज्य और केंद्र। लेकिन आज हमारा पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि राज्य के स्तर पर यह पूरी मशीनरी आखिर काम कैसे करती है। कैसे हमारा और आपका एक साधारण सा वोट बड़े बड़े सरकारी फैसलों और नीतियों में बदल जाता है। शुरुआत करने के लिए आइए इस बेहद अहम सवाल पर गौर करें। हम सब चुनाव के दिन पोलिंग बूथ पर जाते हैं, वोट डालते हैं, लेकिन उसके बाद पर्दों के पीछे असल में क्या होता है, वो अक्सर हमारी नज़रों से छिपा रहता है। वोटिंग मशीन का बटन दबाने से लेकर आपके मोहल्ले में पक्की सड़क बनने या नया अस्पताल खुलने तक का सफ़र कैसे तय होता है, आज हम इसी पूरी प्रोसेस को डिकोड करने वाले हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन विषयों पर बात करेंगे। पहला, विधानसभा और विधायक। दूसरा, बहुमत और सरकार। तीसरा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। चौथा, कार्यपालिका और विधायिका के बीच का अंतर। पांचवा, सरकार की जवाबदेही। और आखिर में स्वास्थ्य सेवा और मशहूर केरल मॉडल। तो आइए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, विधानसभा और विधायक। जैसा कि हम जानते हैं, भारत विविधताओं से भरा एक विशाल देश है, जिसे कई राज्यों में बांटा गया है। अब जाहिर सी बात है, हर राज्य की अपनी अलग ज़रूरतें और चुनौतियां होती हैं। इन्हीं स्थानीय ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए हर राज्य की अपनी एक सरकार होती है, और उस सरकार के कामकाज का केंद्र होती है राज्य की अपनी विधानसभा। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि इस विधानसभा में बैठता कौन है। देखिए, शासन को आसान बनाने के लिए पूरे राज्य को कई छोटे छोटे चुनावी इलाकों में बांट दिया जाता है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र की जनता अपना एक प्रतिनिधि चुनती है। चुनाव जीतने वाले इसी प्रतिनिधि को हम विधायक या अंग्रेजी में एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। यही विधायक असल में जनता की आवाज होते हैं। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का असली आधार इसी विविधता में छिपा है। अलग अलग इलाकों, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग चुनकर आते हैं और एक साथ मिलकर इस विधानसभा का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब ये है कि विधानसभा की ये पूरी इमारत वास्तव में जनता की ताकत और उनके भरोसे पर ही टिकी होती है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, बहुमत और सरकार का गठन। वोटिंग तो हो गई, पर सरकार बनती कैसे है? इसका फॉर्मूला बड़ा सीधा और स्पष्ट है। चुनाव के बाद जिस भी राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में यानी 50% से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर लेते हैं, उस दल को बहुमत में माना जाता है। और यही बहुमत प्राप्त करने वाला दल सत्ता पक्ष या रूलिंग पार्टी कहलाता है। और जो बाकी जीतने वाले दल बच गए, वो सब मिलकर विपक्ष यानी ऑपोजिशन बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को सही रास्ते पर रखने के लिए इस विपक्ष का होना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं तीसरे विषय पर, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की भूमिका। राज्य की पूरी बागडोर मुख्य रूप से दो बड़े पदों के इर्द गिर्द घूमती है। राज्य का प्रमुख राज्यपाल या गवर्नर कहलाता है, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। इनका मुख्य काम ये देखना है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों के हिसाब से ही अपना काम करे। दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के जो विधायक जीत कर आए हैं, वो अपने बीच से ही अपना एक नेता चुनते हैं और वही नेता मुख्यमंत्री बनता है। फिर मुख्यमंत्री अपनी एक टीम बनाता है, जिन्हें मंत्री कहते हैं। कागज पर राज्यपाल ही मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन राज्य का असली दिन प्रतिदिन का कामकाज मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों की टीम ही चलाती है। हमारा चौथा टॉपिक काफी दिलचस्प है, कार्यपालिका बनाम विधायिका। ये वो हिस्सा है जहां अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों का जो समूह होता है, जो बड़े फैसले लेता है और स्वास्थ्य या शिक्षा जैसे सरकारी विभागों को चलाता है, उसे सरकार की कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव कहते हैं, क्योंकि ये लोग काम को एग्जीक्यूट करते हैं। वहीं दूसरी ओर विधानसभा में बैठने वाले सभी विधायक, चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, जो कानून बनाते हैं, उन्हें विधायिका या लेजिस्लेचर कहा जाता है। सबसे मजेदार बात यह है कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को कोई भी नया नियम लागू करने या बजट खर्च करने के लिए इसी विधायिका यानी सभी विधायकों से मंजूरी लेनी ही पड़ती है। अब चलते हैं पांचवें विषय पर, सरकार की जवाबदेही। अब आप सोचिए, जब मुख्यमंत्री और मंत्री इतने बड़े बड़े फैसले लेते हैं, तो क्या वो जो चाहें वो कर सकते हैं? क्या उनके पास असीमित पावर होती है? बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र में हर कोई जवाबदेह है। तो आखिर इनके फैसलों को कटघरे में कौन खड़ा करता है?
एक मजबूत लोकतंत्र में सरकार को अपनी हर पाई और हर फैसले का हिसाब देना पड़ता है। ये जवाबदेही कैसे तय होती है? जब विधानसभा का सत्र चलता है तो विपक्ष के विधायक सरकार से तीखे सवाल पूछते हैं। बजट पर लंबी बहस होती है कि पैसा कहां और क्यों खर्च किया जा रहा है। और बात सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रहती, सरकार को लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। उन्हें जनता को पूरी पारदर्शिता के साथ बताना पड़ता है कि उन्होंने उनके भले के लिए क्या कदम उठाए हैं। और अब हमारे एक्सप्लेनर का छठा और आखिरी हिस्सा, स्वास्थ्य सेवा और केरल मॉडल। आखिर ये सारी मशीनरी बनाई क्यों गई हैं? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य सरकार का सबसे पहला कर्तव्य है जनकल्याण सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं देना। इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए सरकार गांवों में छोटे स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर बड़े शहरों में सरकारी अस्पतालों की पूरी एक चेन चलाती है। इसके अलावा कई विशेष योजनाएं भी लागू की जाती हैं, जैसे कि मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील। आपको बता दूं कि ये योजना सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू की गई थी और इसने बच्चों के पोषण और उनकी शिक्षा दोनों में कमाल का सुधार किया। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 40%। आप शायद सोचें कि सिर्फ एक नंबर कैसे लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है, लेकिन राज्य शासन के इतिहास में ये 40% एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। बात 1996 की है। केरल सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने तय किया कि राज्य के कुल बजट का 40% हिस्सा वो सीधे स्थानीय पंचायतों को दे देंगे। सोचिए इसका क्या असर हुआ होगा। अब गांवों को अपने छोटे छोटे कामों के लिए राजधानी के चक्कर नहीं काटने पड़ते थे। पंचायतें अपनी जरूरत के हिसाब से खुद योजनाएं बनाने लगीं। इससे गांव के स्तर पर साफ पीने के पानी, आहार और शिक्षा की बेहतरीन व्यवस्था हो पाई। ये केस स्टडी इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि जब सरकारें स्थानीय स्तर को मजबूत करती हैं तो आम लोगों की जिंदगी में कितना बड़ा और सीधा सुधार आता है। तो आज हमने राज्य सरकार की इस भारी भरकम मशीनरी के हर एक पुर्जे को बारीकी से समझा। विधायक कैसे चुने जाते हैं, कार्यपालिका और विधायिका कैसे काम करती है और उनकी जवाबदेही कैसे तय होती है। इस सब के बाद एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए वो ये है कि जब भी अगले चुनाव आएं और नेता अपने अपने घोषणा पत्र लेकर आपके सामने आएं तो आप उनके वादों को किस कसौटी पर परखेंगे? क्या वो वादे सिर्फ चुनावी जुमले हैं या उन्हें ज़मीन पर उतारने की उनके पास कोई ठोस योजना है? ये समझ ही एक मजबूत लोकतंत्र की असली ताकत है। तो इस एक्सप्लेनर के बाद ज़रूर सोचिएगा कि आपके प्रतिनिधि इन पैमानों पर कितने खरे उतरते हैं। फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहें।